हे गाइस, वेलकम टू द चैनल दिस सूरज यार। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। वेक्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर अपन एचसीवी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यार वो सॉल्व करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो से अपन कैलकुलस की बात करेंगे। तो डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, दैट इज वेक्टर ए मेक्स 20 डिग्री एक्स एक्सिस, बी मेक्स 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर आर 3 and 4, रिजल्टेंट निकालने का है। तो अपन नंबर बात कर लेता हूँ पहले। ये एक्स, ये वाई डायरेक्शन, एक्स के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है 3, और 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 110 डिग्री है, जिसका मैग्नीट्यूड है 4। ये दो वेक्टर हैं यार, इनका रिजल्टेंट अपने को निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने का यार मैं सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं। पहला तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 और 4 के जो बीच का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 20 डिग्री, ये पूरा 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना 90। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट वुड बी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस 90, और कॉस 90 तो ज़ीरो होता है, ये तो कंप्लीट कैंसिल। तो ये आ जाएगा 9 + 16, दैट इज़ 5। इसके अंदर यार अपने को ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन रिजल्टेंट का मतलब अपने को डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। जो टेन अल्फ़ा होता था वो होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी मैं लिख लेता हूँ 4, ए मैं लिख लेता हूँ 3, तो ये आ जाएगा 4 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन ए कितना था 3 प्लस 4 इंटू कॉस 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स 4/3, और 10 इनवर्स 4/3 कितना होता है 53 डिग्री, सभी को पता है। तो अल्फ़ा कितना हो गया 53 डिग्री। अब एंगल इसका एक्स एक्सिस से अगर मुझे निकालना हो तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा 20 + 53 डिग्री, क्योंकि 53 डिग्री एंगल तो ये 3 वाले वेक्टर से है ना। एक्स एक्सिस से कितना होगा 20 + 53, दैट इज 73 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल निकल गया, यानी कि डायरेक्शन निकल गई, और मैग्नीट्यूड तो यहाँ से अपना डायरेक्ट निकल ही गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। ए एंड बी दो वेक्टर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड भी 10, बी का मैग्नीट्यूड भी 10। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एक तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और दूसरा 60 पे, यानी कि आप ऐसा समझो ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर मान लो जिसका मैग्नीट्यूड है 10, और ये अपना बी वेक्टर मान लो जिसका मैग्नीट्यूड है 10। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। रिजल्टेंट निकालना है, तो पहली बात तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है, और अगर आप कॉमन सेंस से भी देख पा रहे हैं तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। और रिजल्टेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका फॉर्मूला से भी होता है, दैट इज़ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस कितना, बीच का एंगल कितना, ये 30, ये पूरा 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, और अपना जो डायरेक्शन है यानी कि एंगल वो कॉमन सेंस से पता लग रहा है कितना 45 डिग्री, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आने वाला है। बात समझ पा रहे हो? तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया, यहाँ से डायरेक्शन भी निकल गई। अगर आपको ऐसे नहीं करना, यानी कि आपको कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना, तो जैसा मैंने आपको टेन अल्फ़ा से तरीका बताया कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? दोनों तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, बट कॉमन सेंस है आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है। अगला जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन इसके अंदर भी है। अब तक अपन दो वेक्टर के साथ डील कर रहे थे, इस वाले में अपन तीन वेक्टर्स के साथ डील कर रहे होंगे। उसने कहा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड 100 है। एक 45 डिग्री के एंगल पे, एक 135 डिग्री के एंगल पे, 135 डिग्री के एंगल पे ये बी वेक्टर, और एक 315 डिग्री के एंगल पे, 315 कहीं यहाँ कहीं आने वाला है। ये कंप्लीट एंगल 300, अगर आप ऐसा समझ लो, अगर ये पूरा 315 है
तो बचा हुआ ये 45 डिग्री है, क्या बोलते हो? और अगर ये 45 डिग्री, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45। बात समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्ट इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कॉमन सेंस से भी समझ पा रहे हो? ये थोड़ा ज्योमेट्री इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। अब ध्यान से समझना, उसने कहा तीनों को एडिशन निकालना है, तो आप पहली बात तो ये समझो कि बी ने इस सी वेक्टर को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। बी ने सी वेक्टर को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो बचा रिजल्टेंट कितना, ए वेक्टर। तो अपना जो आंसर आया है वो यही आया है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 100 यूनिट, और जो डायरेक्शन है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये दो चीज़ें अपने को निकालनी थी, वो अपन ने निकाल दी। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं होता तो ये थोड़ा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती कि पहले दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लो। अगर आपके पास यहाँ पे कॉमन सेंस से दिख रहा है तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो चुके हैं, बचा ए वेक्टर, यही अपना आंसर है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, कॉमन सेंस नहीं यूज़ करना, तो आप इन दोनों में पहले अपना फॉर्मूला लगा लो कंप्लीट, थीटा 180 डिग्री रख के। बात समझ पा रहे हो? रिजल्टेंट वैसे जीरो आने वाला है जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। अब आप चाहे फॉर्मूले से कर ले चाहे कॉमन सेंस से कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है, तो अपने को कुछ कुछ चीज़ें निकालनी है। पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, दैट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज़ 5। उसने कहा भैया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए प्लस बी अगर मैं बात करूँ तो ए प्लस बी आएगा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। देख पा रहे हो? आएगा नहीं आएगा भाई? 4 आई कैप प्लस 3 आई कैप दैट इज 7 आई कैप, और 3 जे कैप प्लस 4 जे कैप दैट इज 7 जे कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 7 रूट 2। ये अपना आंसर आ गया। अब अपने को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, तो ए वेक्टर, पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वो होगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 आई कैप, और 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज़ √2। तो सबका आंसर यहाँ पे निकल चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था, और अपने को फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड भी इसमें क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है। अगला जो अपने पास क्वेश्चन है यार, दैट इज़ रेफर द फिगर। ये अपना पास फिगर दे रखी है, ग्रेट। अपने को पहली बात मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा अपने को एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है, और तीसरा द एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है। किस चीज़ का? रिजल्टेंट का। 3 वेक्टर अपने को दिए हुए, तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। बात समझ पा रहे हो? अब ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर है उसे मैं कहीं भी खिसका सकता हूँ, बशर्ते उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आना चाहिए। तो पहले तो मैं सबको एक पॉइंट पे खींच के ले आता हूँ, इसको उठा के, इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ ला रहा हूँ 1 मीटर, और इसको पूरा यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 1.5 मीटर। अब ये दोनों यहाँ से हटा दो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है अब बस यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ से मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट पहली बात आप समझो कि रिजल्टेंट निकालने के, जब दो से ज़्यादा वेक्टर होता है ना, तो दो से ज़्यादा वेक्टर को निकालने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तरीका मैं बता रहा हूँ। सबको एक्स एंड वाई के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो पहले तो, कि अपना ये 2 था, इसको मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ से ब्रेक करके यहाँ निकाल लिया, कितना 2 cos 30, और इसका एक कंपोनेंट इधर निकाल लिया 2 sin 30। इस वेक्टर को तोड़ के मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपना जो 1.5 मीटर था उसे फिर से तोड़ के मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज 1.5 cos 60, और इधर लिख देता हूँ 1.5 sin 60।
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर तो अपना था ही। बात समझ पा रहे हो? अब फाइनल क्या करना है, दोनों डायरेक्शन देख लो। 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री मतलब √3, 1.5 cos 60 डिग्री दैट इज 1.5 अपॉन 2, कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4। और इस डायरेक्शन में क्या 2 इंटू 1/2 प्लस 1.5 साइन 60 डिग्री दैट इज 1.5 इंटू √3/2। अब ये 3/4 है, 3/4 0 पॉइंट समथिंग होता है, ये √3 है 1.73 समथिंग होता है। बात समझ आ रहे हो? इन दोनों का रिजल्टेंट मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ऊपर की साइड तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर की साइड आएगा 1 प्लस 1.5 इंटू √3/2, और इधर की साइड जो वेक्टर आएगा वो आएगा √3 माइनस 3/4। किया क्या अपन ने, सबको पहले एक जगह पे लेके आए, उसके बाद उन सारे वेक्टर्स को 2 डायरेक्शन में अपन ने कर लिया, 2 डायरेक्शन में चेंज कर लिया, एक तो x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। यहाँ पे 1 नीचे भी एक, इस 1 से ये 1 कैंसिल बचा ये। तो किसी तरह दो, जितने भी वेक्टर है सबको मैंने 2 डायरेक्शन में ले आया खींच के, एक तो x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, और 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तो अपने को निकालना आता ही है। और खासकर जब वो 90 डिग्री पे है तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है ax² + ay²। बात समझ पा रहे हो? तो सिंपल यार एक तरीका कि मैंने सबको पहले एक पॉइंट पे ले आया, उसके बाद मैंने उसको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिए, और सबका रिजल्टेंट निकाल के किसी तरह उन्हें दो वेक्टर की फॉर्म में ले आया। अब उसे सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं पहले जो 2 वेक्टर हैं इन दोनों को मैं फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लेता। फॉर्मूले की हेल्प से कैसे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, और ये 1 मीटर, मतलब इसका रिजल्टेंट मान लो यहाँ कहीं आता। उसके बाद इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेता। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बात समझ पा रहे हो? तो यार सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आप चाहें तो दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सके। 2 वेक्टर को पहले निकालो, उसका एक रिजल्टेंट बना लो, और फिर उस एक रिजल्टेंट को तीसरे के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। एंगल भी इसी तरह निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स तो अपन ने यहाँ से ये दोनों निकाले, कंपोनेंट्स यहाँ पे अपन ने ये दोनों निकाल लें। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यार उसके अंदर है 2 वेक्टर 3 यूनिट और 4 यूनिट अपने को दे रखे हैं, उनके बीच क्या एंगल होना चाहिए कि रिजल्टेंट 1 यूनिट आ जाए। तो सीधी सी बात, फॉर्मूला लगाना है यार अपने को डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा, इसके इक्वल टू में एक बार 1 रखो, इसके इक्वल टू में एक बार 5 रखो, इसके इक्वल टू में एक बार 7 रखो, एंगल यहाँ से निकाल लो। कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यार इसके अंदर अपने को दे रखा है स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार। एक कार के बारे में यहाँ पे चर्चा करी है। द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले तो आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अंदर डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। उसने कहा यार 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है, तो पहले तो कार यहाँ से यहाँ गई है 2 किलोमीटर। ये वेक्टर से शो कर देता हूँ मैं। मीट परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड यानी कि ऊपर की साइड इधर, और 500 मीटर और गया है, तो यहाँ से एक वेक्टर ये आ गया 500 मीटर। एंड देन मेड अ परपेंडिकुलर राइट हैंड का मतलब इस साइड, और फिर 4 किलोमीटर और गया है एंड स्टॉप्ड, यहाँ पे स्टॉप करा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो यार डिस्प्लेसमेंट तो उसने पागल बनाने के लिए पूछा है, इनडायरेक्टली यार वो इन 3 वेक्टर का जो है वो रिजल्टेंट पूछना चाह रहा है। तो आप यहाँ रिजल्टेंट निकाले, मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 वेक्टर हो तो खींच के उनको सब एक जगह पे ले आओ। तो 3 वेक्टर यहाँ पे मिलेंगे, एक तो 2 किलोमीटर, दूसरा यहाँ से 500 मीटर, और यहाँ पे 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर लिख लूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि 6000 मीटर। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में आएगा,
तो वो आएगा रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर होता है तो वेक्टर के लिए अपने को इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन मैंने फॉर्मूला बताया था टेन एल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। बी मतलब 500 साइन थीटा, थीटा मतलब 90 अपॉन 500 प्लस 6000 कॉस 90। ये सिंपल सा फॉर्मूले से टेन अल्फा निकाल लो यानी कि एंगल निकाल लो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार, पूछा डिस्प्लेसमेंट था पर इनडायरेक्टली अपने को पता है कि अपने को रिजल्टेंट निकालना है। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अपने को दिया हुआ है 4.5 यूनिट। तो पूछा है मुझसे 3a वेक्टर क्या होगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा है अपने को पूछा 3a वेक्टर क्या होगा, 4a वेक्टर क्या होगा। तो पहली बात 3a वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 3a वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 4.5 और जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा होगा। उसने बोला -4a वेक्टर क्या है। -4a वेक्टर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब माइनस आ जाता है तो a वेक्टर का साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 4 इंटू 4.5 इन डायरेक्शन ऑफ साउथ, अपोजिट ऑफ नॉर्थ एक्चुअली, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि ये माइनस आया तो माइनस की वजह से जो है वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, पलट गया। अगला जो क्वेश्चन इसके अंदर है दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है। एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, ए वेक्टर मान लेता हूँ उसे 2 मीटर दिया हुआ है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को दिया हुआ है 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। क्लियर है। स्केलर प्रोडक्ट डायरेक्टली ए डॉट बी है यार। ए डॉट बी मतलब 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपने को पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है दैट इज ए बी साइन थीटा यानी कि 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है दैट इज ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम निकालने का है। तो कुछ भी कर सकते हैं यार आप। ए डॉट बी से सबसे बेस्ट तरीका एंगल निकाले। ए डॉट बी कितना होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 20 अपॉन ए का मॉड यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो यानी कि एंगल निकाल लो। सिंपल सा तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन। नेक्स्ट यार अपने को प्रूफ करना है ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। इसमें प्रूफ करने जैसा यार कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मान लो कोई सा भी ए वेक्टर और बी वेक्टर है, बात समझ पा रहे हो। तो ए क्रॉस बी जो आएगा ए क्रॉस बी ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये समझिए जब ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मतलब, ए क्रॉस बी का क्या मतलब, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर के साथ ही डॉट निकालते हैं। तो जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है ना, तो ए वेक्टर और ए क्रॉस बी का अगर डॉट निकालेंगे यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो जीरो ही तो आएगा। तो अपने को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से पता लग रहा है यार। बट जब आपके जे मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आपको प्रूफ करने के लिए देने नहीं वाला, वो एक रिजल्ट आपको ऑप्शन में दे देगा और आपको बताने कि कौन सा सही है, राइट। तो इस केस में आपको चेक करना होगा कॉमन सेंस से भी और अपना सॉल्व करके भी। इसमें तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट निकाला जाता है तो वो हमेशा जीरो आता है। नेक्स्ट बात करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो डायरेक्ट मैंने तरीका बताया था आपको, डिटर्मिनेंट बना देना इसका आई जे के 2 3 4 और 4 3 2। इस क्वेश्चन को यार ध्यान से देख लेना, जिनके पिछले वीडियो में समझ नहीं आया था वो आप ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले मैं आई कैप लिखूँगा और इस वाली इन दोनों लाइन को छुपा दूंगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप। अब मैं जे वाली लाइन को छुपा दूंगा, इस लाइन को और इस लाइन को छुपा दूंगा और इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस के कैप। अब के वाली लाइन को छुपा दूंगा मैं और इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो दिस वुड बी 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। अब इसे सॉल्व कर लो। 6 माइनस 12 इज माइनस 6 आई कैप
4 माइनस 16 इज माइनस 12 जे कैप, तो आ जाएगा प्लस 12 जे कैप, और 6 माइनस 12 इज माइनस 6, तो आ जाएगा माइनस 6 के कैप। तो ये अपना वेक्टर आ गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये वेक्टर भी अपने को ध्यान में रखना है कि इस टाइप से अपन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, पहले आई प्लस में आता है, फिर जे के लिए माइनस आता है यहाँ पे, और फिर के लिए वापस प्लस आता है। तो जिनको यार तरीका समझ आ गया है वो तो इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना वो बहुत ज़्यादा लंबा मेथड जो मैंने बताया तो वो करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी सी को मैं ऐसे भी मैं एक्स वाई जेड की टर्म्स में आपको समझा दूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड भी आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर सी बी वेक्टर, और ये आउटसाइड द प्लेन सी वेक्टर। अपने को क्या निकालना है, शो करना है सी क्रॉस बी बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी क्या ए और बी के परपेंडिकुलर आने वाला है, जो किस डायरेक्शन में आएगा, ध्यान से देखो तो वो सी की ही डायरेक्शन में आएगा। वो सी के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, या तो सी के डायरेक्शन में आएगा या सी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो या तो सी के साथ वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा या बनाएगा 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब दो वेक्टर आपस में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है। तो ये भी ट्रू हो गया, नहीं हो गया? ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी और इन द डायरेक्शन ऑफ सी आएगा, या फिर अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, अपोजिट होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ सी होगा। इन दिस केस एंगल या तो 0 या 180 डिग्री, और जब ये दोनों एंगल बनते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट कितना आता है, 0। इसके अंदर एक और चीज़ पूछी है, इज़ द कन्वर्स इज ट्रू। अगर ऐसा है, अगर ये चीज़ अपने को दे रखी है, तो क्या मैं इससे मान लूँ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? इन सम केसेस येस, बट नॉट एवरी टाइम। कन्वर्स ट्रू हर टाइम नहीं है भाई। ये 0 तो तब भी हो सकता है ना जब ये सी खुद ही 0 हो जाए। भाई जब सी ही खुद 0 हो जाए तब भी तो ये हो सकता है ना कि तब 0 हो जाए, या तब 0 हो जाए जब ए क्रॉस बी 0 हो रहा है, जब ए और बी सेम डायरेक्शन में हो तब भी तो ये 0 हो सकता है। तो हर बार यार ज़रूरी नहीं है कि अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, राइट? तो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अगला जो क्वेश्चन है यार थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, और इसमें आपको कंसेप्चुअली भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, आपको मैं पहले तो सिचुएशन समझा देता हूँ। कोई भी अपना कांस्टेंट पॉइंट है ओ, मान लो इसे मैंने ओरिजिन मान लिया, राइट? कोई पार्टिकल है जो किसी पर्टिकुलर लाइन पे v स्पीड से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। ये पार्टिकल अपना v स्पीड से लाइन पे चल रहा है। अब ध्यान से समझना, मान लो किसी टाइम t पे इसकी पोजीशन थी p, बात समझ में आ रहे हो? और किसी पर्टिकुलर दूसरे टाइम पे इसकी पोजीशन थी p डैश। दो अलग अलग पोजीशन पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि OP ये v वेक्टर से चल रहा था, यानी कि v मतलब वेलोसिटी। वो कहना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे यार OP वेक्टर क्रॉस v वेक्टर जो है वो अपना कांस्टेंट रहेगा, हर p पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब पार्टिकल कितना भी चला जाए वो p पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो आप ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। मान लो मैंने ये एंगल मान लिया थीटा, और ये एंगल मान लिया थीटा डैश। ये जो वेक्टर है दैट इज OP डैश, और ये जो वेक्टर है दैट इज OP। पहले केस की अगर मैं बात करूँ तो पहले केस में मैं लिखूंगा OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज OP का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। अब ध्यान से समझना, OP साइन थीटा, OP साइन थीटा का मतलब क्या है? ये OP है। OP साइन थीटा का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि आप OQ से, ये मान लो Q पॉइंट है, तो OP साइन थीटा का मतलब क्या OQ है? ध्यान से देखो, OQ अपॉन OP बराबर साइन थीटा। तो OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OP साइन थीटा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से OP क्रॉस V कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा OQ V वेक्टर इंटू n कैप। दूसरे किसी P डैश पे मैंने देख लिया। P डैश की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा OP डैश वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। OP डैश वेक्टर क्या होगा? OP डैश वेक्टर होगा OP डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड V वेक्टर
का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डैश। अगेन ध्यान से देखो कि ओ पी डैश का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डैश, ये कितना आ रहा है, ओ क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू एन कैप। ध्यान से देखो तो यार ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है। पहले भी ये कितना आ रहा था, ओ क्यू इंटू वी इंटू एन कैप, अब भी कितना आ रहा है, ओ क्यू इंटू वी इंटू एन कैप। तो पी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ओ पी अगर चेंज हुआ है तो उसके साथ थीटा भी चेंज हुआ है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ओ पी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ये यहाँ से देख सकते हैं, यही अपने को प्रूफ करना था कि वो पी के इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पोजीशन पे चला जाए उनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन तो चेंज वैसे भी नहीं हो रही यार, डायरेक्शन तो इन्वर्स थी और इन्वर्स ये है अब भी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो खैर ईजी तो है ही। एक एग्जाम्पल अपने को देना है यार जिसमें ए डॉट बी बराबर सी डॉट बी हो। इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये कहना चाह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू सी वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा हो। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो। बट उसने पहली कंडीशन दे दी कि यार ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में बराबर है ही नहीं, तो कैसे करें भाई। अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि ए वेक्टर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन उसने पहली कंडीशन दे दी, तो कैसे करें। अब ध्यान से देखो कि उसने कंडीशन दी है ए और सी वेक्टर आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हो सकते हैं भाई, वेक्टर बराबर नहीं हो चाहिए। वेक्टर बराबर होने का मतलब उसकी डायरेक्शन भी बराबर है। हमारे पास कंडीशन निकल के आई कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैंने कह दिया कि भैया ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो सी वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम है, ग्रेट। और बी वेक्टर किसी भी इस डायरेक्शन में मान लो, बात समझ पा रहे हो। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या आपस में बराबर है क्या, नहीं। क्या मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है क्या, हाँ यस, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है। बट क्या वेक्टर आपस में बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो एग्जाम्पल देना था यार, वही आपको मैं समझाना चाह रहा था कि वेक्टर, उसने कहा वेक्टर बराबर नहीं होने चाहिए। वेक्टर बराबर नहीं होने का मतलब है उनकी डायरेक्शन, हो सकता है उनकी डायरेक्शन बराबर ना हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो सकता है दोनों ही बराबर ना हो, ग्रेट। तो आप समझे कि वेक्टर की कहीं भी बात आएगी तो वहाँ पे डायरेक्शन और आपको मैग्नीट्यूड दोनों ही चेक करने हैं, राइट। तो ये अपनी HCV क्वेश्चंस थे यार। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, 3 क्वेश्चन थोड़े क्लासिक क्वेश्चंस हैं और उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि वो 3 यार आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं। और इस चैप्टर के अंदर वेक्टर के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे अपन ने इंस्टाग्राम हैंडल दिए हैं, उन पे जाके फॉलो कर लेना। इस फिजिक्स की सीरीज़ के अंदर पूरी फिजिक्स कंप्लीट अपलोड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार बाय बाय।